first scientist who did experiments of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली जो करे उसने वो इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए की. ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स नेम से उसे जाना जाता. इट्स वेरी ट्रू थिंग्स. बट मैंडल वाज वेरी फास्ट देन देयर टाइम. दैट टाइम वो डिस्कवर the laws, gave conclusions, but जो conclusions और laws दिए गए वो out of reach थे public. मैथमेटिक एंड बायो कॉम्बिनेशन मेथड से बनाए गए conclusions और रिकॉर्ड रखे गए थे जो लोगों को समझ में नहीं आया. आज इसी के बारे में पढ़ेंगे. Welcome again in my class biology. I am Mukesh Kumar Drona with a new session. This is the session of law of inheritance called Mendelism, also known as Mendelism. Let's have a see. Gregor John Mendel, 1822 to 1884. This is the era उनकी लाइफ का. उन्होंने कुछ conclusions दिए, उनको हम पोस्टुलेट्स कह सकते हैं. पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल्स और मेंडल्स पोस्टुलेट्स. ग्रेगर जॉन मेंडल ने कभी भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिए थे. उसने दिए थे पोस्टुलेट्स. ये अच्छे से आप क्लियर कर लें कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिए मेंडल ने दिए थे पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे? Genes come in pairs and inherited as distinct unit from generation to the other next generation, from the parents to their offsprings. Mendel tracked the segregation of parental genes and their appearance in the offspring as dominant or recessive traits. Segregation means separation. जीन्स में जो सेपरेशन होता है उनके एलेलीज का टुगेदरली होते हैं तो डोमिनेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं. डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस होने देता है. दूसरा जो कंपोनेंट उसके साथ होता है उसको कभी एक्सप्रेस नहीं होने देगा. दैट्स कॉल्ड डोमिनेंस. तो एलेली जो जीन्स के अंदर होते हैं पेरेंटल जीन में मौजूद होते हैं, जब ये सेपरेट होता है तब सेपरेशन करते टाइम डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो अपनी अपीयरेंस को सैग्रीगेट होने पर ही एक्सप्रेस करें. नेक्स्ट, ही रिकॉग्नाइज द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग वाज विथ द मेंडल. उसने जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंट्स के, उसने मैथमेटिक प्लस बायोलॉजी कॉम्बिनेशन से एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म बनाया जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, उसके अंदर रखा, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग से आउट थे, बिल्कुल समझ से बाहर. हिस्ट्री ऑफ मेंडल. एक्सपेरिमेंट्स मेंडल डिड विद द पी प्लांट took him 7 to 8 years between 1856 to 1863, and he published his experiments and their results in 1865. 1856 से 1865 के बीच में 7 से 8 साल का जो एरा है, अपने एक्सपेरिमेंट्स करे और जो भी एक्सपेरिमेंट्स की पब्लिकेशंस करे उन्होंने पब्लिश किया, उनको 1865. Works of Mendel and experiments were not appreciated his time. That time, Mendel's contribution, experiments and their conclusions were published in 1865, but did not appreciated with the public in that time. After that,
डेथ हो गई उनकी 1885 के अंदर। डेथ से टिल 1900 मैंडल्स को सब भूल गए। 3 अलग अलग साइंटिस्ट, हुगो डेविस, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेमैक, इन द सेम टाइम, सेम ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। सेम टाइम में दे वर अननोन टू ईच अदर, बट जो एक्सपेरिमेंट्स आए उनकी कंक्लूजन सेम आए। दैट वाज द टाइम ऑफ 1900 ईयर के अंदर 1900, उस वक्त का ये टाइम जब वापस मैंडल्स के कंट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक चांस मिला लोगों को। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ हिज वर्क बाय हुगो डेविस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेमैक, दैट वाज द टाइम जिसकी वजह से मैंडल के इस कंट्रीब्यूशन को लोगों ने जाना और उसको टाइटल दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इज दैट क्लियर थिंग? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो कुछ बताया वो पोस्टुलेट्स थे, वो क्या नहीं थे, वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देने का क्रेडिट किनको जाता है? हुगो डेविस, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेमैक। रीडिस्कवर्स हैं ये, बट उन्होंने भी तीनों ने मिलकर के ये कंट्रीब्यूशन किसको दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आज भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में जाना जाता है किसको? बाय मेंडल। कौन कौन से लॉज है? 3 लॉज ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट वाज 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय दीज 3 साइंटिस्ट्स इन 1900। फर्स्ट law of inheritance, law of dominance, the trait which expresses itself in urban generation, that called dominant trait. The trait which does not express itself, that called recessive traits. Example से ले, mono hybrid cross, on the other hand dihybrid cross. यहां पे ले लेते मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन, on the other hand also F1 generation of dihybrid cross. क्या लिया था? होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस शॉर्ट। होमोजाइगस शॉर्ट को हम रिसेसिव कह रहे हैं, इसको अलग कलर से मेंशन कर देते हैं। क्रॉस होने पर फर्स्ट जनरेशन मिलती है, उस फर्स्ट जनरेशन के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, एक डोमिनेंट ट्रैट, dominant allele of gene, and this is recessive allele of the gene. This is F1 generation. in F1 generation, ठीक है? F1 generation के हिसाब से this trait which express itself in F1 generation, ये एक्सप्रेस करता है this allele belong to, this gene is belonging to which trait? This is tall. So tall express कर रहा है, that's it, dominant. This is called dominant trait. Dominant trait है तो दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा because of the era, because of the effect of dominance, that is small t. And what is small t? Does not
express, does not express. और ये does not expresses क्या है? This is the small t is the allele of which gene? This is the allele of dwarf gene. तो dwarf यहां पर ट्रैक हो गया. That's why it is called what? This is called recessive tract. ये देखिए. तो in a monohybrid cross, this is parental generation. This is F1 generation. In F1 generation, all plants are heterozygous dominant. In a heterozygous dominant, only dominant tracts expresses. Recessive tracts does not expresses. Dominant tracts tall and recessive tracts dwarf. As similar. In a dihybrid cross, in another hand, dihybrid cross, round and yellow. दूसरी साइड में green, round and yellow, another hand wrinkled and green seed of the pea plant. दोनों में क्रॉस हुआ. कौन सी जनरेशन मिली? F1 जनरेशन. और इस F1 जनरेशन में कौन से प्लांट्स मिले? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. All plants are heterozygous dominant. Heterozygous dominant means heterozygous dominant means कैसे प्लांट मिले डोमिनेंसी के हिसाब से? राउंड येलो सीड. राउंड येलो सीड. कितने जीन्स हैं? 2 जीन्स है, 2 जीन्स है. First genes belonging to the shape of seed and second shape of seed round and wrinkled. Dominant, this is recessive. Second shape of seed round and wrinkled. And another hand, the second one gene, second pair of the genes belonging to the colors tract of the seed. Yellow dominant and green is recessive. इस हिसाब से यहां पर ये ट्रैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है, ये ट्रैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रैक्ट. और ये डोमिनेंट ट्रैक्ट क्या हो गया? यहां पर ये डोमिनेंट ट्रैक्ट है, वो क्या है? राउंड शेप ऑफ द सीड. दूसरा जो एक्सप्रेस हो रहा है जीन और ट्रैक्ट दोनों, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट ट्रैक्ट. And this dominant tract is the color of seed. Color of seed what? Yellow. तो यहां पर राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट ट्रैक्ट्स है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं. जबकि सेकेंड हैंड देखें, दूसरी साइड देखें, डज नॉट एक्सप्रेस. वाई किस कैरेक्टर से बिलोंग कर रहा है? वाई बिलोंगिंग, स्मॉल वाई बिलोंगिंग टू रिसेसिव ट्रैक्ट. दिस इज द जीन ऑफ रिसेसिव ट्रैक्ट. और वो जो रिसेसिव ट्रैक्ट है वो क्या है?
यहां रिसेसिव ट्रैक हो गया ग्रीन कलर ऑफ द सीड। यहां पे ये भी रिसेसिव है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, दैट इज द बिलोंगिंग टू द शेप ऑफ सीड विच इज wrinkled। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड F1 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों से रिलेटेड है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इधर भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ट्रैट कोई सा भी हो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा। डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक्सेप्शन इन कंप्लीट डोमिनेंस। That phenomenon is discovered by Karl Correns, example in Mirabilis jalapa. Red flower, white flower, these are the colors of flower in a Mirabilis jalapa. जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में ये एक टर्मोलॉजी आई सामने, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है। As usual, according to Mendel, this हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बिलोंगिंग करता है लॉज ऑफ डोमिनेंस को, बट यहां पर इंटरमीडिएट ट्रैक्स है, वो इंटरमीडिएट ट्रैक्स न रेड है न व्हाइट है, दोनों का कॉम्बिनेशन पिंक आ गया। इन F2 जनरेशन 1:2:1 जीनोटाइप, 1:2:1 फिनोटाइप, दोनों इक्वल आ गए। होमोजाइगस डोमिनेंट रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यहां पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिनोमेनन मैंने मैंडल्स के अकॉर्डिंग कहा है, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंडीशन के अंदर यहां पर एक इंटरमीडिएट कलर बन रहा है, इंटरमीडिएट ट्रैक सामने आ रहा है, दैट इज पिंक। कोई भी यहां पर डोमिनेंट नहीं है, कोई भी यहां पर रिसेसिव नहीं है, हाफ डोमिनेंट एंड हाफ रिसेसिव। इस हिसाब से दिस फिनोमेनन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट्स व्हाई द लॉज ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंबर्स ऑफ एलीली पेयर्स रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग ईच अदर, विदाउट alternating to each other, but they separate during gamete formation. This law is universally accepted. इसका कोई एक्सेप्शन आज तक हुआ नहीं। F1 जनरेशन, हम किसकी बात करें? F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में आपको मिलता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। या यहां पर हमने ट्रैक्स क्या लिया है? यहां पर ट्रैक्स लिया था हाइट ऑफ प्लांट और पी प्लांट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में 2 एलिल्स ऑफ द सेम जीन, 2 एलिल्स, 1 डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, 1 डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। जब साथ रहेंगे तो एक दूसरे का इंपैक्ट डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दिस इज डोमिनेंट ट्रैक, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ये इसको अल्टर नहीं करेगा, अल्टर नहीं करेगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट स्टॉप टू एक्सप्रेस दैट। स्मॉल टू नेवर एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ व्हाट? डोमिनेंसी, डोमिनेंसी ऑफ दिस ट्रैक। बट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन पर दोनों ट्रैक्स जो एक पेयर ऑफ एलीली हैं, वो दोनों के दोनों ट्रैक्स जो मेंबर्स से मिलकर बने, डोमिनेंट और रिसेसिव मेंबर्स हैं, दे गेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड मेक द गैमेट्स। These gametes are very pure to their respective tracts. This is tract dominant, pure dominant tract, gametes हो गया। ये भी रिसेसिव है, प्योर गैमेट हो गया, ये भी गैमेट हो गया, ये गैमेट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ एलीली पेयर, दीज आर द मेंबर ऑफ एलीली पेयर, टुगेदर विदाउट मिक्सिंग ईच अदर, बट दे सेपरेट्स
दे सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये पेयर है, ये मेंबर्स है, सेपरेट हो गए गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ये गैमेट बन गए और हर एक गैमेट अपने अपने ट्रैड का प्योर गैमेट होगा। दैट्स व्हाई दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। Law of independent assortment. When two pure paraments differing in two pairs of contrasting threads are crossed, the inheritance of one pair of thread is independent of the another. Example, dihybrid cross. Dihybrid cross में हम क्या करवा रहे हैं? Dihybrid cross के अंदर this is yellow round सीड पी प्लांट क्रॉस करवाया जाता है यहां पर ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट के साथ। F1 जनरेशन के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ईच एलिल ऑफ द पेयर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली, फ्रीली। ये फ्रीली जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट्स कॉल्ड असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द एलिल। देखिए येलो का कॉम्बिनेशन राउंड और रिंकल्ड के साथ, दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली हो सकता है। यदि येलो का कॉम्बिनेशन राउंड के साथ होता है तो प्लांट के अंदर ये हो जाएगा आपका फिनोटाइप येलो राउंड। इफ येलो गोज विथ wrinkled, then it will be yellow wrinkled. Independently assortment this is called. Green round के साथ में भी assort कर सकता है, तो green round, and green wrinkled के साथ में भी assort कर सकता है, green wrinkled. That is the reason in the F2 generation of the dihybrid cross, we can see there 16 varieties of plants we can see there. Because of what? Because of independent assortment of tracks. 16 type के different plants आप independent assortment of the tracks की वजह से मिल रहे हैं। Tracks अब independently असॉर्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहां पर येलो ट्रैक की चॉइस है कि वो राउंड के साथ में भी जा सकता है और रिंकल्ड के साथ में भी जा सकता है। उसी तरह से ग्रीन या रिसेसिव ट्रैक है, वो राउंड के साथ में भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ में भी जा सकता है। इसलिए डबल हाइब्रिड क्रॉस की F2 और F2 के बाद की जितनी भी जनरेशंस होती हैं उनमें कॉम्बिनेशंस बहुत वास्ट नंबर्स में आते हैं। One thing, but सबसे बड़ी प्रॉब्लम, the law of independent assortment is not universally accepted. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाट? एक फिनोमेनन जो मेंडल नहीं जानता था, जो पाइसम सटाइवम में नहीं था, बट बाद में डिस्कवर किए जाने पर दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस फिनोमेनन जो बाद में डिस्कवर किया गया दैट वाज लिंकेज। किसी भी क्रोमोसोम पर जितने मिरर जीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन सैग्रीगेट नहीं होते, साथ साथ जाते हैं। दिस फिनोमेनन कॉल लिंकेज। जब सैग्रीगेट नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो थर्ड लॉ कैसे लगेगा? पाइसम सटाइवम में लिंकेज नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग और अनदर प्लांट्स, जितने भी अदर प्लांट्स हैं, उनके अंदर लिंकेज होने से ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। सेशन में फिर एक साथ होंगे हम नए पॉइंट और नए डिस्कशन पॉइंट्स के साथ में।
टिल देन कीप योर रिवाइजन ऑन एंड टेक केयर. थैंक यू.